गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी यह भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए। देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या इस हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना मन है, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब आता है चलो धार कमीशन, जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, तो एक नाम है धार कमीशन, धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी। देखिए इसके धार एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, तो उनके अंदर एक कमीशन बनाई गई कि स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि हमारा एक लैंग्वेज वन स्टेट, एक लैंग्वेज हो एक स्टेट होना चाहिए। तो कई बार देखो पंचायती राज में मैंने बताया बहुत सारी कमेटियाँ बनती है, हर बार गवर्नमेंट में कोई स्कीम, कोई प्लान, कोई फॉर्मुलेशन करना, कुछ भी, तो कमेटी बनाओ भाई, कमेटी बनाते हैं, कमेटी बना के क्या डिसाइड किया जाएगा। सर्विस में जाओगे आप महसूस करोगे मीटिंग, कमेटी हमेशा इतनी मीटिंग होती है, इतनी मीटिंग होती है। सिविल्स की में भी बात मैं कर रहा हूँ, सिविल में एंड डिफेंस में, किसी भी सर्विस में जाओ, दोनों सर्विस की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली लगा कि यार काम कम, मीटिंग ही ज्यादा होती है। जो है उनसे पूछ लो, मैं बता रहा हूँ, मैं तो रह चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मीटिंग हर बात में कुछ भी हो तो दिन रात ऑफिसर क्या है मीटिंग में ही इंगेज है। तो कहते फाइनली रियलाइज करता है कि जितना टाइम मैं मीटिंग में जा रहा हूँ उतना मैं आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ, उतना टाइम नहीं है। और मीटिंग बिना मतलब का कुछ बात में रिलेटेड मैटर दूसरे डिपार्टमेंट का है, लेकिन मीटिंग में आपको भी जाना है। वो चीज़ बाद में सर्कुलेट कर सकते हैं, इन्फॉर्म दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मीटिंग में ऑफिसर को रहना है। मीटिंग, इतना मीटिंग, हम ना तुम्हें कुछ कभी ऐसा भी हो कि तुमसे रिलेटेड मैटर नहीं है, तुम्हारा बोलना भी नहीं है, लेकिन मीटिंग में ऑफिसर को, अफसर हो, आप डीएम हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, कुछ भी ऑफिसर हो, अदर भी को कैडर, और मीटिंग ऐसे मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग परेशान हो जाओगे मीटिंग से। तो खैर मीटिंग, कमिटी, ये सब सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब में चलते रहेगी। तो धार कमीशन हुआ। तो देखें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद रेस्ट ऑफ इंडिया वाज प्योर एंड एडहॉक बेसिस। उसमें जो एडहॉक कहने का मतलब होता है, एडहॉक बोलते हैं अनौपचारिक बेसिक बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एडहॉक को बोलते हैं कंसर्न विथ पार्टिकुलर पर्पस। तो उस कुछ पर्पस के लिए, उस समय के लिए पर्पस के लिए प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया। पर्पस क्या था कि इंडिया को यूनाइट करना है, मतलब एक बड़ा भारत बनाना है, तो उस पर्पस से बना दिया गया। लेकिन वो एडहॉक अरेंजमेंट हुआ, उस टेम्प्रोरी अरेंजमेंट या उस पार्टिकुलर पर्पस के लिए, सिर्फ वो पर्पस के लिए, उस समय के पर्पस के लिए, उसको बोला गया एडहॉक बेसिस, एडहॉक अरेंजमेंट। अब देखें हमेशा डिमांड होते रहा कि डिमांड फॉर द रीजन कि ऐसे जो मैंने अभी बताया लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए, कल्चर एक है तो उस बेसिस पर और स्टेट होना चाहिए। तो 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैन ऑफ एस के धार, जो बताया ये जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इन्होंने कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन क्या दिया कि भाई ये लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाना चाहिए, ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के आधार पर होना चाहिए। यूनिटी को, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को देखते रहना, को देखकर ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। लैंग्वेज के बेसिस पर करेंगे तो देश कहीं ना कहीं टूट जाएगा, आपस में लोगों में अलगाव, सेपरेशन की भावना हो जाएगी। ये अलग, ये लैंग्वेज वाले उधर रहेंगे, उधर लैंग्वेज, सबको मिलकर रहना है। तो इस बेसिस को इन्होंने नकार दिया। बाकी जो मैंने बातें बोली वो लिखा हुआ है, ये देख लो। तो ए ड्यू टू रिसेंटमेंट इन पीपल अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, कांग्रेस अपॉइंटेड अनदर लिंग्विस्टिक कमीशन। तो ये रिपोर्ट जो दिया तो लोग खुश नहीं थे, लोग का जो डिमांड था, तो ये इन्होंने जो रिपोर्ट दी तो बिल्कुल अपोजिट थी। तो देखिए इनका पिक्चर यहाँ जो रिकमेंडेशन उन्होंने दिया, यहाँ मैंने रखा है थोड़ा, आप देख सकते हो। रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक बेसिस, सजेस्टेड रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए कि भाई पैसे या आर्थिक दृष्टि से सफिशिएंट हो,
भरपूर हो, ज्योग्राफिकली कंटिन्यूटी को देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, ये सब चीज़ देखते हुए स्टेट को रिओर्गेनाइज करना चाहिए, ना कि लैंग्वेज को देखते हुए। एम्फेसाइज सेफगार्डिंग द क्या ट्राइबल राइट। लेकिन देखो इन्होंने 2 स्टेट बनाने की डिमांड प्रपोजल रखा है, एक तो आसाम की, एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो देखो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियल ट्रैक्ट जो बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियल किसको बोलते हैं अभी, मतलब उस समय था अरुणाचल वाला जो रीजन है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियल, एंड आसाम। अरुणाचल को छोड़कर जितना बड़ा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखो ना, सब पहले एक आसाम ही था। मैं बाद में लास्ट में एक पिक्चर दिखाऊंगा, मतलब इमेज को या पिक्चर को दिखाऊंगा मैं। तो असम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात की थी, अब बाकी और डिफरेंट प्रोविंस बनाने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दिया था। ये था इनका रिकमेंडेशन। तो फिर नए अब जो ये यहाँ से मैं चल रहा था क्या, देखो कि कांग्रेस अपॉइंटेड अनदर कमीशन, अनदर लिंग्विस्टिक कमीशन अपॉइंट किया, उसका नाम था JVP कमिटी, प्रोविंसेस कमिटी इन दिसंबर 1948 टू एग्जामिन द होल क्वेश्चन। फिर से फ्रेश तरीके से, लोग खुश नहीं है, लोगों को खुश करने के लिए फिर हमें कमेटी बैठाते हैं। अब ये बढ़िया से जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे। 3 मेंबर JVP, 1948 में पटेल साहब जिंदा ही थे, तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड सीतारमैया। तो इनका नाम है पतावी सीतारमैया। पतावी सीतारमैया आंध्र प्रदेश के थे। पहले मैंने बताया है कि देखो ये पर्सन थे 1948 में, 1948 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे ये पतावी सीतारमैया। जैसे JB कृपलानी बताया था ना मैंने पहले, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कब, जब उन्होंने फाइनली बोला था कि पाकिस्तान को दे ही दिया जाए, उसमें कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। 47 की बात है, 1947 के। ये थे 1948 में पतावी सीतारमैया। मैं बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1900 लाहौर सेशन हुआ तो उसमें लाहौर सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पतावी सीतारमैया, जब यहाँ तक कि ये नेहरू चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का प्रेसिडेंट न बने, तो उस समय पतावी सीतारमैया को कैंडिडेट के तौर पर महात्मा गांधी ने अपने कैंडिडेट खड़ा किया। हालांकि लोगों से डिमांड की कि इनको वोट दिया जाए सारे मेंबर से, लेकिन लोगों ने मेजोरिटी वोट दिया किसको, सुभाष चंद्र बोस को। तो उसमें महात्मा गांधी ने बोला कि ये हार पतावी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। क्यों महात्मा गांधी को काफी बुरा लगा कि मैंने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया, जिसको सपोर्ट किया, लोग इसको सपोर्ट नहीं करे, यानी मेरे बातों को सपोर्ट नहीं किया, यानी अल्टीमेटली आपने मुझे हराया, ना कि पतावी सीतारमैया को। ये है पतावी सीतारमैया वो। तो ये भी जब कमेटी है, इसमें तीनों महान, एक तो दिग्गज पटेल भाई खुद, जवाहरलाल नेहरू साहब, और JB पतावी सीतारमैया। पटेल भाई नहीं, मैं बोलूँगा वल्लभ भाई, मेरे भाई कैसे, बहुत इतने बड़े आदमी हैं, वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, पटेल भाई निकल गया। तो देखिए इसमें कोई चेयरमैन नहीं था, कोई कन्वेनर मतलब मेन कोई लीड करने वाला ऐसा नहीं था, तीनों अपने आप में हेड ही थे। इन्होंने रिपोर्ट दिया कि उन्होंने भी ये लैंग्वेज वाले बेसिस जो है इन्होंने भी रिजेक्ट किया कि नहीं, इस बेसिस पर नहीं होना चाहिए। इससे क्या हुआ कि भाई पहले जैसे हलचल चल रही थी, पूरा हलचल और मच गया। तो एक आंध्रा के एक पर्सन थे, वो भी कांग्रेस पर्सन थे। पहले कांग्रेस तो मेन पार्टी थी, कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, और बाकी मुस्लिम लीग तो जानते ही हो, बाकी यूनियन पार्टी और पंजाब में जो हुई अकाली दल भी था, हिंदू महासभा थी, RSS था। तो पोटी श्रीरा, देखो पोटी श्रीरा मुल्लू, थोड़ा नाम अजीब, क्या वहाँ साउथ में ऐसे नाम होती है अपना, उनका नाम का इनका मतलब है, हिंदी में अगर देखा है तो कुछ मतलब है, ऐसा नहीं कुछ भी रख देते हैं। उनके लैंग्वेज में भी इस नाम का कुछ अर्थ, जैसे कैसे है हिंदी में कोई नाम रखता है कि आज़ाद या सुभाष या महेश, तो उसका नाम का अर्थ है ना महेश, महा प्लस इस बड़ा भगवान, महान भगवान, उसको महेश बोला गया। सुरेश, सुर प्लस इस, ऐसे है ना। हिंदी में पढ़ना है, एक सब ऑप्शनल, अगर ऑप्शनल नहीं, आप एक कंपलसरी सब्जेक्ट लिया, एक सब्जेक्ट लिया जाता है लैंग्वेज वाली, तो आप लेते हो ना, हिंदी लेना है या आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें से एक सब्जेक्ट आपको लेना है। इसमें पासिंग
मेंस में कम से कम पास मार्क्स लाना है, 30%, 32% ऐसे, 33% ऐसे कम से कम स्कोर करनी है। तो आपको हिंदी पढ़नी है उसके लिए भी। ऐसा नहीं है कि कहो कि मुझे नहीं पढ़नी है। एक लैंग्वेज लोगे तो हिंदी लोगे आप, हिंदी वाले हो तो हिंदी लोगे, तमिल वाले हो तमिल लोगे, मलयाली वाले हो मलयाली लोगे, एज यू विश संस्कृत लेना चाहो संस्कृत लोगे। तो कम से कम पासिंग मार्क के लिए आपको पढ़ना है। तो खैर नाम का मतलब है, मैं वो बताना चाह रहा था। तो पोटी श्रीरामुल्लु थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ आंध्र प्रदेश। उस समय नहीं बोला जाता था। इन्होंने 56 डेज लगातार हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल की, और हड़ताल हंगर स्ट्राइक करते करते बेचारे मर भी गए। सरकार सुन नहीं रही थी कि नहीं, सब तो लैंग्वेज बेसिस पर नहीं होना चाहिए। इनका डिमांड था कि हमें आंध्रा एक हमारा तेलुगु लोगों का एक अपना स्टेट होना चाहिए, वो होना चाहिए आंध्रा। तो तमिल स्पीकिंग, तेलुगु स्पीकिंग, ऐसे इस बेसिस पर। तो डिमांड पूरी नहीं की गई। बेचारे कितने दिन भूखे रहेंगे। 56 डेज में हंगर स्ट्राइक के बाद डेथ हो गई। उसके बाद तो आंध्रा में एकदम पूरा विद्रोह, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट, यहाँ वहाँ मार तो का बिल्डिंगे, पुलिस बिल्डिंग तोड़ी गई, ये वो, पुलिस बिल्डिंग बोला, गवर्नमेंट बिल्डिंग, असेंबली, पूरा रोड तोड़ना, ये वो, पूरा तबाही मच गई। ऐसे लोगों का ज़बरदस्त प्रोटेस्ट। तो फाइनली क्या हुआ तो देखिए 1953 में फाइनली क्या है कि आंध्रा को फॉर्मेशन कर दिया गया। 1953 में एक आंध्रा स्टेट का। तो उसके लिए इनका डिमांड था कि जो उस समय जो मद्रास था, तो मद्रास जो हमारा होगा, क्या होगा, इनका डिमांड था कि हमारा जो कैपिटल होगा मद्रास होगा। देखिए स्पीकिंग स्टेट फ्रॉम द नॉमिनेटेड तमिल स्पीकिंग मद्रास प्रेसिडेंसी टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ आंध्रा पीपल एंड विथ मद्रास एज इट्स कैपिटल। मद्रास इटसेल्फ जो होगा हमारा कैपिटल होगा। इनका ऐसा डिमांड था। डिमांड पूरी नहीं हुई, मर गई। बाद में डिमांड पूरा हुआ। 1953 में आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन किया गया। कुछ एरिया आसपास वाले स्टेट से लेकर और आंध्रा का फॉर्मेशन किया गया। अब देखिए ये श्रीरामुल्लु जो हंगर स्ट्राइक किए ना, उस समय के दौर में यहाँ तक कि अंग्रेज भी जब रूल कर रहे थे ना, सिर्फ एक ही पर्सन थे, जतिन दास, जिन्हों जो हंगर स्ट्राइक करते करते 63 डेज का हंगर स्ट्राइक करते हुए डेथ कर गए, मर गए। पता है ना, 1929 में जतिन दास नाम है। 1963 में 1929 में वो हंगर स्ट्राइक इसलिए किया था कि जेल में कैदियों की हालत ठीक नहीं थी, खाना का सही खाना नहीं मिलता था, रूम सही बिल्कुल नहीं थी, न नहाने का न कपड़ा ढंग का। तो उनकी खराब कंडीशन को इम्प्रूवमेंट के लिए, लोगों को अवेयर कराने के लिए, सरकार को अवेयर कराने के लिए आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया और हंगर स्ट्राइक की। जब तक मांग नहीं होगी मैं हंगर स्ट्राइक तोड़ूंगा नहीं। अंग्रेजों क्या मतलब था, जैसे रहना है रहो, हंगर स्ट्राइक करना है करो, मर जाओ हमें क्या। वो तो ऐसे भी लोगों को फांसी पर ऐसे ही लटका दिया करते थे। तो वो एक पर्सन थे जो हंगर स्ट्राइक से मरे थे। मॉडर्न इंडिया के में पढ़ोगे या मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक कहा जाता है। देखो ये नेहरू जी, पटेल साहब, और ये है अपने सीतारामैया साहब। ये है, इनको बाद में फादर ऑफ आंध्र प्रदेश का डिजिग्नेशन दिया गया। उनको बोलते हैं, इसे फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। महात्मा गांधी को इनको फादर ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। पूरा नाम ये है, देख सकते हैं आप, पोटी श्रीरामुल्लु, फादर ऑफ द आंध्रा डिवाइडेड फ्रॉम द मद्रास प्रेसिडेंसी। मैंने वो जो बताया जतिन दास के बारे में, जो एक ही पर्सन थे। और नेहरू अनाउंस दैट सेपरेट आंध्रा 1952 में अनाउंस किया, लेकिन 1900 एक साल बाद है जो आंध्रा का फॉर्मेशन हुआ। तो अभी आप देखते हो ना, अभी एक फार्मर जो है ढलेवाल नाम है, जो अभी हंगर स्ट्राइक बहुत दिन से किए हुए थे, लगभग 52 डेज ऐसे। वो क्या डिमांड थी, हंगर स्ट्राइक किए हुए थे फार्मर की डिमांड थी कि डिमांड उनकी थी कि किसानों का लोन माफ़ कर दिया जाए, लोन वेवर के लिए डिमांड थी। उसके अलावा क्या डिमांड थी, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लेकर डिमांड। उसके अलावा फार्मर ने जितने प्रोटेस्ट जो किया था फार्म लॉ में, जो जिन पर केस मुकदमे किए गए हैं वो मुकदमा सब वापस लिया जाए। तो ऐसे डिमांड लेकर वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उतने दिन से हंगर स्ट्राइक कर रखे थे। लेकिन अब कहोगे क्या हंगर स्ट्राइक करके इतना दिन कोई कैसे हंगर स्ट्राइक कर रख सकता है। एक दिन का फास्टिंग करते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। 2 दिन कुछ ना खाया जाए तो बेड से उठा नहीं जाएगा। इतने दिन हंगर स्ट्राइक जो ये जो अभी जो देखा वो कैंसर पेशेंट थे, ढलेवाल थे क्या हैं भी।
तो हंगर स्ट्राइक में सिर्फ लिक्विड सॉलिड फूड नहीं ले रहे थे, लिक्विड फूड ले रहे थे, लिक्विड मतलब पानी। जूस के बारे में आई डोंट नो, जूस भी ले रहे थे क्या, लेकिन लिक्विड फूड ले रहे थे, लेकिन सॉलिड फूड नहीं। अगर स्ट्राइक किया है हंगर स्ट्राइक तो ऑब्वियस सी बात है जूस भी तो नहीं ले रहे होंगे, फल का प्रोडक्ट, पानी ही ले रहे होंगे। तो ऊपर उतना दिन चल गए, 60 दिन के आसपास, 70 साल का आदमी। और ये अभी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी अगर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इतना दिन हंगर स्ट्राइक किया इन्होंने तो ना खाना लेते होंगे सॉलिड फूड, ना पानी भी, पानी एटलीस्ट लेते होंगे तभी तो इतना दिन चल गए होंगे। तो सिर्फ पानी से भी किसी का ज़िंदगी चल नहीं सकता। तो शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स या विटामिन्स बोलो, फैट, सब चीज़ जरूरी है। देखें अब चलते हैं, इसमें कुछ बचा क्या? नहीं। अब है फजल अली कमीशन। फजल साहब क्या थे? ये मैक्सिमम कमीशन बना है, तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे। ये कहाँ के जन्म हुआ वाराणसी में, पर ये पटना में भी प्रैक्टिस कर चुके थे। कहो कि बिहार के जज थे एक तरह से कह सकते हो। यहाँ के बाद इनका प्रमोशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, रिटायर्ड हुए। उसके बाद ये गवर्नर भी बने, असम का, उड़ीसा का गवर्नर भी बने। मतलब पॉलिटिकल कांटेक्ट भी रहा, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट भी रहा, तभी तो वो सब बने। तो कमेटी बनी, कमीशन बना, तो इनको चेयरमैन बनाया गया। इसमें 3 और भी मेंबर थे, पानीकर साहब, कुंजरू साहब, उनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, फजल अली साहब के बारे में मैंने बता दिया। तो देखे ये वायर कभी कभी, हाँ, कहते हैं क्या क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट, जो 1953 में आंध्रा बना, तो इट्स कैपिटल, पहले उसमें कैपिटल था कर्नूल, बाद में हैदराबाद को 1956 में हैदराबाद को बनाया गया कैपिटल। एंड जब ये बनने के बाद डिमांड दूसरे रीजन भी देखा देखी करेंगे, उसको मिला मुझे क्यों नहीं, उसको चॉकलेट दिया मुझे क्यों नहीं, दूसरे लोग भी करेंगे ना डिमांड। तो डिमांड बढ़ गई भाई, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, ये चेयरमैन थे, इसके मेंबर थे। तो होल क्वेश्चन को फिर से एग्जामिन करो, बढ़ाए ओपिनियन दीजिए, ये सब ऐसे बातें चली। अब ये कमेटी में ये है हमारे फजल साहब, बाकी और मेंबर कोई और भी होंगे। तो लीड कर रहे हैं ये मेंबर को, इनका बस एक पिक्चर मैंने डालना है। अब तो ये भी क्या है, 1 लैंग्वेज 1 लेसन वाला ये फार्मूला को इन्होंने भी रिजेक्ट किया। तो पढ़ा लिखा आदमी वो किताबों और थ्योरी पर जाएगा, किसी के भावना और इमोशन पर नहीं जाएगा। पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन, और कानून भावनाओं को नहीं देखता, वो फैक्ट को देखता है, वो लीगलिटी को देखता है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, ये लोग 2 चीज़ को देखेंगे, लोग इमोशन, फीलिंग, भावना, कल्चर, लैंग्वेज, अटैचमेंट, उसमें नहीं जाता है। देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी, एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, हमें इस पर देखना है। इंटेलेक्चुअल पर्सन इस पर जाएंगे, ना कि गांव के लोग को हमारा उनसे लगाव है, हमारे भाई एक ही भाषा, हम लोग एक ही तरह से बोलते हैं, हमारे साथ होना चाहिए, एक ही स्टेट होना चाहिए, उस पर नहीं जाते। तो इन्होंने भी एक ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग की तरफ से, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कह सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से इन्होंने भी रिजेक्ट किया। अब देखो, इट्स व्यू वाज दैट यूनिटी ऑफ इंडिया, जो मैंने बोला सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है। प्लानिंग, promotion of the welfare of the people, लोगों का welfare, linguistic culture, financial, economical, administration, strengthening the unity of the country, ये इन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया। लिख रहा है तो लिख लोगे, घुमा फिरा के वो बातें हैं जो मैंने बोली हैं। अब देखो, कमीशन सजेस्टेड एबॉलिशन ऑफ 4 फोल्ड, उस समय 4 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी था ना, तो उसको कहा कि इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। एंड एक कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। इसके चेयरमैन में फजल साहब थे, फजल अली कमीशन।
फजल साहब ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन भी थे, और जब एक्ट बना तो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बोलते हैं मेजर चेंजेस हुआ इसमें। मैंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था सैलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें बताया था एक तो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 46 और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो मेजर चेंजेस उसमें हुए, बहुत सारे स्टेट को देखो रीऑर्गेनाइज किया गया, और 14 स्टेट, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया ऑन 1 नवंबर 1956। यहाँ देखें ये डेट, देखो अब बहुत दिनों, बहुत मुद्दत बाद मैंने क्या पकड़ा है, ये पकड़ा है। तो कहाँ, ये देखो 1 नवंबर 1956, ये डेट में कितने स्टेट बने, 14 स्टेट बने एंड 6 यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन हुआ। तो और अब है न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1950, 1955 के बाद जो यूनियन टेरिटरीज और नए स्टेट क्रिएट हुए उसके बारे में अब चलते हैं। तो देखो, ड्यू टू डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ सम मोर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चरल होमोजेनिटी रिजल्टेड इन बाइफर्केशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये तो इतने स्टेट तो बन ही गए थे 14 वाले, 14 एंड 6। तो जो 14 स्टेट बने और 6 अदर स्टेट, उसका भी मैं पिक्चर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है 14 स्टेट जो बने थे उस समय, ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये सब। तो स्टेट्स का भले ना पता रहे, लेकिन यूनियन टेरिटरी में देखो जो बताए थे 1956 में, दिल्ली का, अंडमान निकोबार, ये जो नया नाम देख रहे हो ना, लक्षद्वीप, मालदीव एंड दिवी आइलैंड, इसको बोलते हैं, बाद में चेंज होकर इसका नाम बदला है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार तो था ही, दिल्ली है ही, और 3 नाम देखोगा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये 3 अलग जो है, ये भी यूनियन टेरिटरी थे उस समय तक। 1956 जो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ उसमें इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। बाकी तो अभी भी ये 3 जो है अभी भी यूनियन टेरिटरी हैं। और ये हुए 14 स्टेट, ये सब वेस्ट बंगाल, यूपी, ये वो। बाद में देखोगे क्या, आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना, असम से बहुत सारे टूटे, असम से ही बना, फिर मेघालय का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसी से बाकी नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारे जितने देखो नॉर्थ ईस्ट में 7 है ना, 7 स्टेट्स है। इससे धीरे धीरे सब आगे बने, बिहार से झारखंड, बॉम्बे से महाराष्ट्र एंड गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर पता है, केरला ऐसे ही सेम टू सेम रहा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, मद्रास से तमिलनाडु जिसको नाम रखा गया बाद में, मैसूर कर्नाटका नाम चेंज किया गया, उड़ीसा को ओडिशा बोला जाता है, पंजाब को फिर डिवाइड करके पंजाब, हरियाणा और बना, और हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था ही, और उत्तर प्रदेश को उत्तरांचल, उत्तराखंड बोलते हैं, एंड वेस्ट बंगाल सेम टू सेम। तो चलते हैं आगे, क्या क्या चेंजेस हुए देखें। आंखें भारी हो गई है। हाँ जी, अब है 1960 में क्या हुआ चेंज देखें। जो मैंने अभी बताया, बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल। तो गुजरात बिकेम 15 स्टेट ऑफ इंडिया, 15 स्टेट। तो फर्स्ट कैपिटल ऑफ गुजरात का जो पहला कैपिटल था अहमदाबाद, लेटर शिफ्टेड टू गांधीनगर। अब देखिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल के लिए फेमस है, शुरू में बनाया अहमदाबाद, लेकिन अहमदाबाद क्राउडेड इतना हो गया था तो कैपिटल को शिफ्ट कहाँ किया गया, अलग गांधीनगर में।
क्योंकि सोचा कि भाई इतनी क्राउडेड है तो वहाँ का, और इनको नए तरीके से बिल्डिंग डिजाइन करना था, स्पेस चाहिए था, तो गांधीनगर को फ्रेश तरीके से डिजाइन किया गया, बिल्डिंग का डिजाइनिंग, रोड का डिजाइनिंग, ठीक है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब को वहाँ फिर नए तरीके से डिजाइन करके गांधीनगर को बनाया गया या बसाया गया। और चूँकि गांधी के नाम पर था, महात्मा गांधी के नाम पर, उनके रिस्पेक्ट में उस कैपिटल को गुजरात अहमदाबाद से गांधीनगर को शिफ्ट किया गया 1917 में। गुजरात के स्टूडेंट रहेंगे तो गुजरात के अपने कमीशन एग्जाम होते हैं, उसमें पूछा भी गया होगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो पूछा भी गया होगा, पूछा भी जा सकता है। ये गुजरात स्पेसिफिक शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन डेंस थी और वहाँ और इतना जगह नहीं था, स्पेसिस नहीं था कि और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नए तरीके से बनाया जाए, तो वहाँ बनाया गया और गांधी के नाम से था, तो रिस्पेक्ट में गांधीनगर इसको कैपिटल डेजिग्नेट किया गया। अब है देखें 371 के जरिए महाराष्ट्र और गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविज़न दी गई है। मैंने बताया था पहले भी ना, महाराष्ट्र में क्या है, एक स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड का फॉर्मेशन किसके लिए, मराठवाड़ा, विदर्भा और कुछ अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, और गुजरात में कहाँ, सौराष्ट्र, कच्छ और कुछ अदर पार्ट के लिए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड। सरकार से, सेंटर से कितना फंड उनको मिल रही है, फंड कितना यूटिलाइज हुआ, और डेवलपमेंट बोर्ड ध्यान रखिए कि लोग को एजुकेशन में, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग में और उनको ध्यान केयर दिया जाए स्पेशल। और डेवलपमेंट बोर्ड रिपोर्ट असेंबली में अपना रिपोर्ट देगी कि हाँ क्या क्या काम किया सरकार ने, क्या काम नहीं किया, क्या कमियां रह गई। तो ऐसे 371 के जरिए स्पेशल प्रोविज़न दी गई है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इतना सारा ही है। अब देखें अब है गोवा वाली बात, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं दादर एंड नागर हवेली पर। दादर एंड नागर हवेली को मैंने पहले बताया, एंड गोवा एंड दमन दीव। दादर और नगर हवेली को 1954 में पोर्तुगीज से इंडिया ने लिया। 54 के बाद 61 में 61 में किससे, पोर्तुगीज से ही गोवा एंड दमन एंड दीव। तो ये है देखो 1954 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। रेसिडेंट ऑफ दादर नगर हवेली क्या हुआ, उन्होंने खुद कन्क्यूड द टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली फ्रॉम पोर्तुगीज, मतलब यहाँ के रेसिडेंट खुद खड़े हुए, पोर्तुगीज को भगा दिया और अपने जीता पोर्तुगीज को, मतलब सॉरी दादर नगर हवेली को कन्क्यूड किया, जीत हासिल की उस पर खुद पे ही, उनको भगाए कहने का मतलब। तो ये है 1954 में ये सब कर दिया कांड। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर को चुना गया, उनका जो भी हो, नेता को हो, ऑफिसर को हो, जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेटर है कि आप एडमिनिस्टर करोगे। 1961 तक यही चलता रहा और 1961 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो 10th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1960 वाज पास टू इनकॉर्पोरेट दादर एंड नागर हवेली एज यूनियन टेरिटरी 1961। यहाँ आपको 10th अमेंडमेंट एक्ट जानने की जरूरत नहीं है, डेट जानने की जरूरत नहीं है एग्जैक्ट, पर हाँ ईयर जानने की जरूरत है। कौन से ईयर में, 1961 में। 54 में हमने पोर्तुगीज को भगा दिया, 61 तक चलता रहा। 61 में फाइनली यूनियन टेरिटरी बना के इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। ये डेट एग्जैक्ट। अब आगे मैं बढ़ता हूं, देखो ऑन 31 दिसंबर 1974 ए ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द इंडिया एंड पोर्तुगीज। देखो ये है ये, और ये हुआ आपका किसका कहानी, दादर एंड नागर हवेली। दमन दीव को कब, 1961 में पोर्तुगीज से लिया। अब 61 के बाद का देखो, ठीक है, 61 के बाद 61 के बाद का दिसंबर, आपको डेट जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ जानो 1974, सिर्फ दिसंबर 1974 या 1974 ए ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पोर्तुगीज ऑन रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया सोवरेनिटी ओवर गोवा, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। मतलब कहने का मतलब वही है, उससे पहले मैंने बताया था, क्लेम करते थे कि मेरा ही है, भले ये छोड़ के चले गए, इनको भगा दिया। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो एक ट्रीटी संधि हुई
तो उन्होंने क्लेम ख़त्म कर दिया, क्लेम नहीं, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपका टेरिटरी है, इंडिया का टेरिटरी है। तो दिसंबर 1974 में एग्रीमेंट हुआ। अब देखो 2019 में मैंने पहले बताया कि कैसे दोनों दादरा नगर हवेली दमन दीव को, दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये प्रपोजल पार्लियामेंट में लाया गया, सिंगल एंट्री एंड नोन एज दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, ये एक्ट बनाकर ऐसे ऐसे ये इसको मर्ज कर दिया गया दोनों को। तो पार्लियामेंट ने पास किया और इम्प्लीमेंट होने में कुछ महीने लगे, मतलब दिसंबर की बात थी, तो जनवरी में 26 जनवरी, ये तो कम से कम डेट याद रहेगा, 26 जनवरी 26 जनवरी 2020 में ये दोनों को मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बनाया। क्यों मर्ज किया गया मैंने बताया था। रीजन बार बार मैं बोलते नहीं रहूँगा यार, मैं एक बार बोल चुका हूँ, हल्का फुल्का मैं बोल दूँ। ये कि एडमिनिस्ट्रेशन सही से चले, माइंड पावर उधर भी एक ही आदमी वो भी संभाल रहा था, वो भी संभाल रहा था, तो यहाँ वहाँ क्यों जाना, एक ही जगह पर करें, 2 बिल्डिंग के क्यों होना, ठीक है, यहाँ वहाँ आने जाने में ना हो, इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा, कोऑर्डिनेशन करने के लिए दोनों को पहले बात करने की ज़रूरत पड़ती थी, अब क्या जरूरत, एक ही आदमी दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो कोई इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है। सेंटर से जो डायरेक्शन आएगा दोनों पर एक समय में एक बार में इम्प्लीमेंट होगा, एक और सेंटर को उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, एक आदमी को बोला, एक आदमी दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब बेसिस देकर, रीजन देकर मर्ज किया गया। मर्ज करने के एक कारण, अगर ना मर्ज करना होता तो उसको 10 बहुत कारण हो सकते थे, तो वो तो एक्सप्लेनेशन देने की बातें हैं ना। बुक में पढ़ा हो, तुमको खुद आंसर देना हो तो तुम अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन बनाओगे। ऐसे तो मेंस में बनाया जाता है, मेंस का आंसर देते हैं तो एग्जैक्ट आंसर कहीं बुक में कहीं टीचर भी नहीं रहता है, वो आपको ऐसे ही फॉर्मुलेट करके फॉर्मुलेट सोच के गढ़ के उस हिसाब से क्या होता होगा, क्या होता है, क्या हो सकता था, लिखना पड़ता है। जजेज भी सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाले ने है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ये सोचा होगा, ये ऐसे कहना चाहे होंगे और ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फुल्ली इंटरप्रेट अभी तक नहीं हो पाया है। सेम वर्डिंग को ऐसे घुमा फिरा के, तो वैसे तुम्हें भी मेंस में ऐसे तो लिखा जाता है ना, एग्जैक्ट आंसर तो किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछते हैं ऐसे कि डायरेक्ट बुक से नहीं होता है, तो ऐसे ही इंटरप्रेट कर तो ऐसे ही। लेकिन हाँ, कंसेप्ट की बातें लिखोगे, फैक्चुअल बातें भी लिखोगे, ताकि सामने वाले को लगे कि लड़का ने मेहनत की है, तुम्हारा मेहनत, सिर्फ जनरल नॉलेज की बातें लिखोगे तो नंबर जनरल वाले ही मिलेगी। लेकिन आपने ऐसी बातें लिखी सामने वालों को लगा कि लड़का ने पढ़ा हुआ लड़का ही लिख सकता है, जो याद किया हुआ लड़का ही लिख सकता है, जिसने मेमोराइज किया उसे वही लिख सकता है, जिसने कई जगह से पढ़ा है और सब जगह से कोऑर्डिनेट करके दिया वो लिख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल ऐसे कोई भी लिख सकता है, ऐसे तो कोई भी जो हर कोई सोच सकता है वो बात लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन फैक्चुअल बातें लिखनी है, तब सामने वालों को लगेगा कि तुम्हारा मेहनत दिखेगा, तभी वो मार्क्स देने में मेहनत करेंगे, मेहनत अपना दिखाएंगे, वो बात है। तो अब चलते हैं थोड़ा मैप। देखो ये मैप में मैं क्या दिखाना चाहता हूं, ये थोड़ा कटा हुआ गुजरात का पोर्शन, ये दमन दीव, ये है दमन दीव दादरा नगर हवेली। मैंने बताया था कि ये रीजन किसका, ये गुजरात का रीजन, महाराष्ट्र का रीजन। तो इसकी जो दादरा नगर हवेली की जो बाउंड्री है, दोनों के साथ गुजरात के साथ भी मर्ज होती है और गुजरात के साथ भी और महाराष्ट्र के साथ भी, ये बताने के लिए पिक्चर मैंने रखा। तो अमेंडमेंट एक्ट जानने की जरूरत नहीं है, पर ईयर जानने की जरूरत है। अब है गोवा दमन दीव के बारे में चलते हैं। गोवा दमन एंड दीव, देखता हूं कितना बड़ा है, क्योंकि मुझे गोवा दमन दीव से पहले इसका अगर छोटा है तो थोड़ा है, इसमें मैं कुछ देर बाद देखता हूँ, अभी यहाँ रख दिया जाए। हाँ, तो अब चलते हैं गोवा दमन एंड दीव पर। तो मैंने बताया पहले भी, फिर से थोड़ा बता दूं, है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया रिक्वेस्टेड द पोर्टुगीज टेरिटरी ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू बी सीडेड टू इंडिया
बट पोर्तुगल रिफ्यूज्ड, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट जब हुआ तो उसने पोर्तुगीज से रिक्वेस्ट किया कि जो टेरिटरी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो टेरिटरी है जो आप ऑक्युपाइड कर रखे हो वो इंडिया को सीट कर दो, सौंप दो आप। और कौन पावर अपना छोड़े या अपना अधिकार या अपना कॉलोनी कौन छोड़ना चाहे, तो पोर्तुगीज ने रिफ्यूज कर दिया। तो दादर एंड नागर हवेली में, दादर एंड नागर हवेली में जैसे देखा कि वहाँ के लोगों ने ही खुद उन्होंने ही कन्क्यूर किया दादर एंड नागर हवेली को 1954 में। पोर्तुगीज को भगाया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर रहा 61 62 में, उसके बाद वहाँ उसके यूनियन टेरिटरी बनाकर इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया। यहाँ गोवा एंड दमन दीव में 54 में नहीं, जाके ये घटना ये सब कब हुई 1961 में। तो इंडिया वो आसानी से जाने को तैयार नहीं थे, छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो इंडियन आर्मी इन्वेडेड विद ऑपरेशन विजय, यहाँ नाम है ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय, वहाँ था हैदराबाद वाले में ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन विजय रिजल्टिंग इन एनेक्सेशन ऑफ गोवा एंड दमन एंड दीव आइलैंड इनटू इंडियन यूनियन। देखे 1961 में हुआ। तो दिसंबर 1961 इतना ही जानने की जरूरत है। दे वर constituted as a single centrally administered union territory by the 12th constitutional amendment act, this one 1962। तो ये एग्जैक्ट कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ ये जानने की जरूरत नहीं, ईयर जो मैंने बोला 61 में, और ये हुआ इंडियन आर्मी 62 में जाके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसे बनाकर इंडिया में इंक्लूड किया गया। अब देखें ऑन 16 जैन 1967, 60 जैन 1900, सिर्फ इतना 1967 मैंने पहले भी बताया था, 1967 में गोवा में रिफरेंडम करवाया गया कि वेदर यो आप महाराष्ट्र के साथ रहना चाहते हो या अलग रहना चाहते हो। तो जब रिफरेंडम वहाँ हुआ, रिफरेंडम में लोगों ने ओपिनियन दिया कि ये महाराष्ट्र के साथ न रहकर ये इंडिपेंडेंट अलग रहना चाहते हैं। तो उसके बाद देखें सेम बात कहा गया है कि रेफरेंडम वाज हेल्ड इन गोवा एंड वाज द ओनली referendum to have been held in independent India, offered the people of Goa a choice between continuing as union territory or merging with the state of Maharashtra, and majority chose former। तो मेजोरिटी ने चुना कि मैं यूनियन टेरिटरी जैसे हूँ 62 से जैसे मुझे बनाया गया, मैं यूनियन टेरिटरी के तौर पर हम लोग रहना चाहते हैं, महाराष्ट्र के साथ नहीं मर्ज होना चाहते। रीजन वाटिवर हो, इनका लैंग्वेज कोंकणी था, उनका महाराष्ट्र का मराठी था, क्या भी रीजन हो कि हमारी आइडेंटिटी मर्ज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मराठा लोग डोमिनेंट हो जाएंगे, ऐसा सोचकर या और भी क्या हो, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल आपको दिया था कि रिफरेंडम इंडिया में कहाँ कहाँ हुए हैं, उसमें एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया था गोवा वाली, तो यहाँ फिर से ये वापस आया है एग्जाम्पल। अब देखें तो देखिए गोवा का, गोवा के बारे में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये मैंने मैप दिखाया है, मैप में आप देख सकते हो, जैसे हर बार गोवा को थोड़ा थोड़ा आप हाईलाइट ज़्यादा किया गया है गोवा का लोकेशन। गोवा जो है कहीं न कहीं कहाँ है, किसके किसके साथ इसकी बाउंड्री होती है, तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये है दमन दीव, यहाँ आएगा आपका दादर एंड नागर हवेली। इस मैप में देख रहे हो ये कौन सा रिवर है, इंडस रिवर, ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्रा। गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर कहीं मर्ज होती है, मिलती है, मालूम है ना। इधर से एक इसका ट्राइब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा का जो कहलाता है जमुना, JAMUNA जमुना, और गंगा का एक ट्राइब्यूटरी होती है, उसका नाम है पद्मा, एंड पद्मा एंड जमुना मिलकर एक जो आगे रिवर के जिस नाम से जाने जाती है दैट्स कॉल्ड मेघना, जो बांग्लादेश से होकर गुजरती है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, बे ऑफ बंगाल में फाइनली ड्रेन होता है। तो जमुना, पद्मा एंड मेघना, ठीक है। तो ये जानने की जरूरत है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे।
तो सोचो इंडस इधर से, गंगा यहाँ से ओरिजिन हुआ, ब्रह्मपुत्र इधर से ओरिजिन हुआ, फाइनली दोनों आकर कहीं ना कहीं मर्ज होकर ही क्या बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं। तो बे ऑफ बंगाल से मिलते हैं, जो भी कहो। अब है देखो गोवा यूनियन टेरिटरी रहा 1962 से, लेकिन उसको स्टेटूट कब दिया गया? 1987 में। तो यूनियन टेरिटरी वाज स्प्लिट एंड गोवा वाज मेड तो इंडिया 25th स्टेट, एंड दमन एंड दीव को जो है जैसे यूनियन टेरिटरी था वैसे ही रहा। इसका मतलब जो इससे पहले गोवा एंड दमन दीव एक कंबाइंड यूनियन टेरिटरी थे, यहाँ स्प्लिट हुए, गोवा को स्टेट बना दिया गया 1987 में, एंड दमन एंड दीव को जैसे यूनियन टेरिटरी था वैसे रहा। और अभी देखा आपने 2019 में क्या हुआ, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये है गोवा का। अब है गोवा के बाद आता है पुडुचेरी। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ पुडुचेरी के बारे में फिर से। टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी comprises the former French establishment in India known as पुडुचेरी, कैरेकाल, माहेयनम। तो और मार्च 1954 में क्या हुआ, फ्रेंच ने सीज कर दिया टेरिटरी इंडिया को। तो पोर्तुगीज से भी कहा, उसने मना किया, लेकिन फ्रेंच लोग तैयार हो गए, ठीक है। ए नंबर ऑफ रेजोल्यूशन वर पास्ड बाय म्यूनसिपालिटी, वहाँ की म्यूनसिपालिटी पौंडीचेरी की, इन पौंडीचेरी एंड म्यूनसिपालिटी ऑफ कैरेकाल। तो कैरेकाल का वहाँ पुडुचेरी का म्यूनसिपालिटी ने बहुत सारे वहाँ रिजोल्यूशन वहाँ के असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किए। असेंबली कह सकते हो कि असेंबली था भी नहीं, मतलब आप कह सकते हो म्यूनसिपालिटी का जो मेंबर कमेटी ऐसी रही होगी, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास की एंड डिमांडिंग एन इमीडिएट मर्जर विदाउट रिफरेंडम विथ इंडिया। इन्होंने कहा कि हमें इमीडिएटली मर्जर चाहिए, कोई रिफरेंडम हम नहीं चाहते, हम लोग सब लोग चाहते हैं इंडिया के साथ मर्ज होना। तो ये उसके बाद देखें, फ्रेंच ने हैंडेड ओवर टेरिटरी 1954 में हैंडेड कर दिया एंड इट वाज एडमिनिस्टर्ड एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962 व्हेन इट वाज मेड यूनियन टेरिटरी। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जरूरत नहीं, सिर्फ 1962 में ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। टेरिटरी चेंज इट्स नेम, ऑफिशियल नेम पुडुचेरी। देखिए अब देखिए पौंडीचेरी को पुडुचेरी अब नाम दिया गया, बदल दिया गया 2006 में। देखिए अगर जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो अमेंडमेंट उनके लिए जानने की जरूरत है या डेट। अदरवाइज ऑल इंडिया एग्जाम के नज़र से देखा जाए तो अभी इतने सारे स्टेट के लिए हर अमेंडमेंट जानने की जरूरत नहीं है। अब कह सकते हो क्या बिल्कुल पूछा नहीं जा सकता क्या? देखो कह तो कोई कुछ नहीं जा सकता, किसका दिमाग फड़के कौन क्या क्वेश्चन दे दे कि टफ बनाने के चक्कर में, कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में, या क्वेश्चन कुछ दिख नहीं रहा है तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम बनती है क्योंकि और भी है पूछने के लिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसने याद करने के चक्कर में फाइनली पता चलेगा कुछ भी याद ना रहा हो, तो फिर इसमें क्यों उलझना? अगर पूरी आपको याद रह जाती है तो इसके बियॉन्ड याद करने से मना कौन करता है? लेकिन पहले जो जरूरी है, फर्स्ट थिंक फास्ट, तो उसमें पहले जो जरूरी चीज है वो पहले आप करें। ये अब देखिए ओरिजिनल नेम जो पौंडीचेरी का जो था उसको वो नाम था पुडुचेरी, पुडुचेरी नहीं पुडुचेरी, PUTUCCERI पुडुचेरी। ये पुडुचेरी डिराइव्ड होता है 2 वर्ड से, ठीक है। तमिल के 2 वर्ड है जिसका नाम है पुटू, पुटू का मतलब होता है नया, न्यू, ठीक है। एंड सेरी, CERI, सेरी मीन्स विलेज। अब एक बात और, CERI सेरी, पुडुचेरी हो गया। ऐसे तमिल में सेरी, सेरी का मतलब होता है ठीक है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ठीक है, ठीक 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 ठीक, ऐसे बोलते हैं ना, हो गया, हाँ ठीक ठीक ठीक, वहाँ बोलते हैं सेरी सेरी, सेरी सेरी बोला जाता है, सेरी सेरी, ऐसे सेरी सेरी सेरी। तो तमिल में सेरी होता है। एक ये सेरी अलग है, ये सेरी का मतलब है, तमिल का ही वर्ड है, सेरी का मतलब होता है विलेज। अभी जो नाम उसको 2006 में चेंज कर दिया गया तो उसी से ओरिजिन हुआ है। तो फ्रेंच ने क्या किया था, करप्टेड द पौंडीचेरी, इसको करप्टेड दिस टू, जैसे पुडुचेरी बोलने में उनको दिक्कत होती या अपने तरफ से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पुडुचेरी को उन्होंने क्या कर दिया, पौंडीचेरी, ठीक है। तो
तो करप्टेड दिस टू पौंडीचेरी, इंग्लिश में इसको बोला गया पौंडीचेरी जो हुआ ये। तो ओरिजिनली तो अब जो बनाया गया पुडुचेरी, पुडु मतलब न्यू होता है, और चेरी सेरी जो कहे उसका मतलब विलेज होता है। तो पौंडीचेरी का मतलब उन्होंने अपने तमिल में रखा गया है, न्यू विलेज कहा गया है पुडुचेरी। तो जो फ्रेंच वाले ने तो करप्ट मैनिपुलेट कर दिया है, चेंज किया, तो अपने हिसाब से किया उसको, फाइनली हम अपने पुराने कंडीशन में जैसे हमारा ओरिजिनल चाहिए है, हमारा जो लैंग्वेज कहता है जैसे उसका मतलब निकालता है, वैसे नाम पुडुचेरी दिया गया। तो पुटू हो गया। ऐसे नॉर्मल बोलने की भाषा में पुदस मतलब होता है नए। तो नया कपड़ा पुदस तुन्नी, तुन्नी का मतलब होता है क्लॉथ। मैं तमिल नहीं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, मतलब मैं बता रहा हूँ पुदस पुदस, पुट्टू पुट्टू ऐसे वर्ड यूज नहीं आएगा, पुदस वर्ड यूज करेंगे बोलने वाले में, जो आपका बोलने की जो शैली है उसमें या वोकेबुलरी में जो होता है पुदस वर्ड यूज होता है। तमिल का में होता है पुदस मतलब तमिल न्यू नया। तमिल आती है मुझे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको बताने के लिए ये सब चीज कोई रट के आया, कोई पढ़ा, कोई खोजा, आती है उतनी। वहां का रह चुका हूं तो आएगा ही ना। तो ये है पुडुचेरी से बहुत चीज मैंने सीखा है, बहुत चीज, तो बहुत चीज एक तरह से आपका तो ओरिजिन वहां से हुई है। हेल्प करना, वेलफेयर वाली बातें, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन, हर चीज़ पौंडीचेरी से मैंने खासकर अपने जिपमर जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ मेरा, वहाँ से बहुत सारे सीखा। जो आज मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं उसकी देन है, वहाँ की देन है पौंडीचेरी से, जहाँ से मैंने ये सब चीज़ सीखा, जहाँ के लोगों के बीच में मैंने रहा। उसके बाद भी बहुत सारे जगह मैंने बड़े बड़े लोगों के बीच रहा। पहले ही पता है कि बड़े इंस्टीट्यूट से मैं बिलोंग कर चुका हूँ, सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर चुका हूँ, डिफरेंट टाइप के लोगों का एक्सपोजर। तो खैर वो अलग चीज़ है। तो पौंडीचेरी के बारे में जब भी आता है, मैंने पहले ही बोला कि पौंडीचेरी का नाम या न्यूज पढ़ो तो पौंडीचेरी का जैसे ही उससे रिलेटेड न्यूज आता तो उसको ध्यान वहाँ चली जाती है, और उसको पढ़ जरूर लेता हूँ क्या है क्या है क्या है। जैसे पटना बिहार, वहाँ से जन्म हुआ, वहाँ से जो लगाव है, कोई भी न्यूज आती है तो ध्यान चलता, अगर आते तो एक बार देख ही लेते क्या है। तो ऐसे पुडुचेरी है, उससे जो लगाव रहा, लगाव तो पूरे इंडिया से है, मतलब वहाँ से बहुत चीज़ सीखा मैंने। पटना में जन्म लिया, पुडुचेरी में फर्दर स्टडी की, उसके बाद तो डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के ऑलमोस्ट हर कोने में गया रहा। अब देखें ये मैप है, ये मैप मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। वही माहे पुडुचेरी कड़ेकाल कितने बार बताया, यनम ये लोकेशन कहाँ है, ये आंध्रा वाले लोकेशन में, तमिलनाडु वाली जोग्राफिकल एरिया में आएगी, ये केरला। इसमें कुछ और कुछ खास नहीं, थोड़ा कलरफुल देकर दिखा दिया गया है, और कुछ नहीं है इसमें। ऐसा कुछ रहेगा तो मैं इसमें अभी बता देता। ये क्या है आपका, ये है आपका नहीं कुछ खास। देखो हाँ, इतना बार बार मैं फोर्स क्यों कर रहा हूँ इसे, यानी ये भाई मुझे भी लगा, ध्यान नहीं आ रहा था मुझे, आखिर मैंने इतनी सारी पिक्चर क्यों रखा है। तो एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए कि हाँ भूलो नहीं, इसलिए मैंने ये रखा है। अब रखा है तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था 2000 में सिविल सर्विस प्रीलिम्स में, क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था, मैं बेस्ट क्वेश्चन आया कि मैच डिफरेंट पोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी लेवल एज। देखिए पौंडीचेरी नाम रखा गया, क्वेश्चन 2000 का है, नेम कब चेंज हुआ 2006 में। तो अब क्वेश्चन आएगा तो पुडुचेरी आएगा, पौंडीचेरी नहीं आएगा। लेवल है ABCD, इसमें ABCD लेवल किया गया है। अब ये बताना है क्वेश्चन में जो है, मैं ऐसे बोल देता हूँ कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, पौंडीचेरी के कंटेक्स्ट में, पौंडीचेरी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये क्या है। तो वो आपको बताना है कि भाई ये यनम कहाँ है, करेकाल कहाँ है, माहे कहाँ है, पौंडीचेरी कहाँ है। तो वो ऑप्शन देकर ये पूछा गया है आपको इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रीड कर लो फिर से, मैं नहीं रीड करूँगा। और
ये ऑप्शन देख लें। अब आता है नागालैंड। हाँ जी, तो कहते हैं क्या नागालैंड के बारे में। नागालैंड कहाँ है, लोकेशन पता है? जब नागालैंड बोला जाए तो याद हो जाना चाहिए कहाँ कहाँ है नागालैंड। सबसे नीचे मिजोरम, मिजोरम ऊपर, जस्ट ऊपर मणिपुर, मणिपुर से ऊपर नागालैंड। नागालैंड देखें, आफ्टर इंडिपेंडेंस एरिया रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ आसाम, आसाम का ही पार्ट था। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो देख रहे हो ना, सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो पूरा सिक्किम एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम को छोड़ दिया जाए, त्रिपुरा, मिजोरम एंड सिक्किम को, पूरा एरिया असम का ही पार्ट था, असम में ही आता था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ आसाम एंड ए सेक्शन ऑफ नागा, नागा का एक सेक्शन था। मैंने पिछले बार बताया था, वो इस चैप्टर में डिस्कस किया था। नागा नेशनलिस्ट काउंसिल एक पार्टी थी, सेक्शन ऑफ पीपल का, ग्रुप ऑफ पीपल का एक पार्टी का नाम था, आप कह सकते हो। इसका नाम था नागा नेशनलिस्ट काउंसिल। उसको जो लीड करते थे, उसका पर्सन का नाम था, मैंने बताया था फीजो, फीजो PHIZO, फीजो। मैंने मीजो लगता है शायद पहले बताया था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी। मैं नोट्स के फॉर्म में जो दूंगा उसमें पूरा कोई गड़बड़ की बात बिल्कुल, देखिए गड़बड़ किसी से हो सकती है, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। मैक्सिमम कोशिश रहती है कि ना से ना हो। वर्बली बोलने के टाइम में कभी कभी मुझे ये होता है कि ध्यान, इतना कंटेंट देने के चक्कर में क्या बोला कभी कभी होती है, मिस हो जाती है, या ध्यान नहीं रहता ईयर में, या लिटिल बिट हो जाता है, मैं बता दूं। लेकिन नोट्स के फॉर्म में बहुत कम हो जाता है। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करता, या मुझे आती हो है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहता कि उसमें बोला था, तो थोड़ा बहुत एरर जिसको बोलते हैं हो जाती है। तो अगर हो जाती है तो ये आपका काम है कि आप मुझे रिमाइंड करवा दोगे, इससे मुझे बाद में मुझे पता है कि मुझे याद आ जाता है कि भाई ये बोला था, तो लगता है कि गलती से ये निकल गया मुझसे, ये मुझे ध्यान में आ जाता है कि ये निकल गया, बोलना ये था, ये निकल गया था। तो आप एक्टिवली रहोगे, अगर आ जाए तो ऐसा नहीं कि सर को आता ही नहीं था, ये सोचोगे कि सर को आता है मुझे। मैं जब बोल रहा हूँ तो बिना ऐसे ही रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ आप देखते हो, कुछ मतलब है, एग्जाम से मतलब है, फैक्ट है, कुछ आपके लाइफ से मतलब है, तो ही मैं बोलता हूँ। तो बाय द वे एरर हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो हो जाता है। तो आपको या तो मुझे रिमाइंड करा दे, ना भी रिमाइंड कराते हो तो भी चलेगा। अगर लगे तो आंख बंद करके बिलीव मत कर लेना, थोड़ा सा सर्च करना, कहाँ थोड़ा सा लगता है कि इसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ लग रही है तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने जो बोला वो सैक्रोसैंक्ट ही है तो है, वही सही है। मैं बता दिया ना, मुझसे भी गलती निकल जाती है, गलती से गलती हो जाती है, जानबूझकर कभी नहीं। समझ गए? तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कितने लोग ऐसा सोचोगे कि बोला है उन्होंने तो गलत बात भी कभी गलती से निकल गया तो लगा कि नहीं सर ने बोला है तो सही ही बोला होगा ना, गलत कैसे, किताब गलत है, ये गलत है, वो गलत है, दुनिया गलत है, नहीं सही सर है। मैं भी इंसान ही हूँ और गलती इंसान से ही होती है। गलती सिर्फ उससे, वो सबसे का मालिक है, उनसे भी गलती कभी कोई लोग बोलते हो जाती है, लेकिन मैं नहीं मानता वो गलती कर सकते। तो खैर ये बताने का है, तो ये नहीं सोचना है कि थोड़ा आपको कभी कभी रिसर्च करना जरूरत पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की मत जाना। जो बेस्ट से बेस्ट होता है मैं आपको खुद दे देता ही हूँ, आपको पता ही है। तो कहीं भी पढ़ोगे, मैं कोई अपनी ईगो की बात, प्राउड की बात नहीं कर रहा, आप खुद देखते हो, या डिफरेंट इंस्टीट्यूट का नोट्स देखो, क्या भी देखो, पढ़े भी हो या जो पढ़ा भी हो उससे पूछ लेना। जो टाइप ऑफ कंटेंट, जो काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा दूसरे इंस्टीट्यूट में। रीजन ये भी हो कि उनका टाइम कंस्टेंट है, इतने घंटे में इतनी क्लास खत्म कर देनी है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, जानने वाले वो बहुत हैं, लेकिन उनका अलग है कितने टाइम में आपको ये कोर्स कैसे भी खत्म कर देनी है। शॉर्ट करो, चाहे शॉर्टकट करो, चाहे लॉन्ग कट करो, डजेंट मैटर। तो वो अलग एक पहलू है। मुझे उससे क्या, मुझे तो ना इंस्टीट्यूट से मतलब है, ना कोई उससे मतलब टाइम कॉन्स्टेंट। पर हाँ, जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ फालतू नहीं, आपको खुद पता है कि जो मैंने पढ़ाया है आपको कहीं न कहीं जरूर ये पढ़ना तो है ही। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ रेंज, बिना मतलब का चीज़ें मैंने बकी है यहाँ,
ये तो आपको पता है। और इसको प्रूफ करने के लिए मैं साथ में क्वेश्चन भी तो देता हूँ ना, तो आपको खुद लगता है कि जिस लेवल को मैं पढ़ा रहा हूँ उस लेवल के क्वेश्चन आती है तो ही मैं बता रहा हूँ। कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए तो पढ़ना ही है आपको। तो चले आगे। तो एक इसमें जो बताया मी फीजो से, तो एक नागा नेशनलिस्ट काउंसिल थी, इनके डिमांडेड ए पॉलिटिकल यूनियन ऑफ दियर एंसेस्टर एंड नेटिव ग्रुप्स टू प्रिजर्व दियर कस्टम्स ट्रेडिशन। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत आएगा, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। ऐसे ऐसे ये सब वर्डिंग, फैंसी वर्डिंग, फैंसी करने का मतलब ऐसे वर्डिंग जान लो और एग्जाम में लिखने में काम आएगी। ऐसे लिखना है सेम टू सेम वर्डिंग, वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। लेड टू ए सीरीज ऑफ वायलेंट इंसिडेंट। उनका डिमांड था कि भाई हमारे जो पुराने जो लैंड है, हमारे पूर्वजों से रिलेटेड लैंड है, या कहो हमारे परंपरा जैसे चलता आ रहा है, जहाँ जहाँ एक ही भाषा है, एक ही लैंग्वेज है, एक ही कल्चर है, एक ही तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है, कस्टम है, कल्चर है, तो वो सबको एक करके हमें एक अपना स्टेट चाहिए, ऐसा डिमांड था उनका। तो इंसर्जेंसी, बहुत विद्रोह हुआ वहाँ, सब मिलिटेंट बन गए, खुद अपने ही लोग, आवाज़ उठाया, हाथ में हथियार उठाया, तो पूरी अनरेस्ट, पूरी मतलब कहो अशांति, तबाही मची हुई थी, चल रही थी। ऐसा हाल था नागा का, मिजोरम का, वहाँ भी ऐसे चल रहा था, ऐसे हाल थी। आगे मैं और कुछ बताऊंगा अभी। तो इन 1957 एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन नागा लीडर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट तो क्रिएटिंग ए सिंगल सेपरेट रीजन ऑफ नागा हिल्स विच वाज द ट्वेन सॉन्ग। मैंने बताया था पहले, स्पेशल प्रोसीजर नागालैंड को मिला हुआ था, स्पेशल प्रोविजन नागालैंड के लिए है। तो ट्वेनसांग फ्रंटियर का फ्रंटियर, तो इसका क्रिएशन हुआ ट्वेनसांग फ्रंटियर का, एंड यूनाइटेड एंड विद द सिंगल पॉलिटिकल रीजन नागा हिल ट्वेनसांग एरिया, and it became an autonomous area under the 6th schedule of the constitution। ट्वेनसांग जो है ट्वेनसांग हिल, तो फाइनली इसको 6th शेड्यूल में रख स्पेशल स्टेटस, मतलब स्पेशल स्टेटस क्या कर सकते हो, 6th शेड्यूल का इसको पार्ट बनाया गया। अब देखें, नागालैंड के लिए 370A में स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 371A में 371A में स्पेशल प्रोविजन नागालैंड के लिए दिया गया है। 57 में एक एरिया अलग से डिमार्केट कर दिया गया, ट्वेनसांग फ्रंटियर यूनाइटेड। देखें, ट्वेनसांग फ्रंटियर जो था वो रीजन, इसको यूनाइटेड विद द सिंगल पॉलिटिकल रीजन, जैसे कॉल नागा हिल ट्वेनसांग एरिया। इस ट्वेनसांग एरिया को अब पूरा बना दिया, कहा गया ट्वेनसांग नागा हिल ट्वेनसांग एरिया, एंड इट बिकेम एन ऑटोनोमस एरिया अंडर 6th शेड्यूल। इसको 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस एरिया का स्टेटस दे दिया गया, ऑटोनोमस का। लेकिन समझ रहे हो, 6th शेड्यूल में अभी कितने हैं ट्राइबल, 4 है ना, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। उसको उस समय 6th शेड्यूल में ट्वेनसांग एरिया को इंक्लूड किया गया। अभी ट्वेनसांग एरिया 6th शेड्यूल में है ना, ठीक है। असम में 3, मेघालय, असम में 3, मेघालय में 3, त्रिपुरा में 1 एंड मिजोरम में 3। चाकामारा लाई ये सब बताया था ना रीजन मिजोरम में। तो एंग्लो कार्बी ये सब मैंने आपको किस में बताया, असम में बताया था, मतलब 10 ट्राइबल रीजन बताया था। वो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स के, मतलब ट्राइबल एरिया के बारे में, वो ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल में है, उसमें से ये नहीं है अभी। उस समय इसको 6th शेड्यूल में देकर ऑटोनोमस एरिया बना दिया गया कि आप ऑटोनोमस से अपने हिसाब से करोगे। अब बाकी जो कैसे काउंसिल होगी, अपना नियम अपने हिसाब से बनाओगे, आप ही के लोग इसके मेंबर बनेंगे। स्पेशल प्रिविलेज, पैसेज जो भी हो, सरकार से है जो ग्रांट्स मिलेगी, सरकार से जो फंड मिलेगा, अलग अलग जो भी प्रोविजन रखा गया हो उस समय के हिसाब से। लेकिन इतना होने के बावजूद भी नागा की जो एस्पिरेशन है, उनकी चाहत है, उनकी डिमांड है, पूरी नहीं, वो सेटिस्फाई, उनकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो उनका जो विरोध था, उनका आप कह सकते हो
कि इंसर्जेंसी या उनका आप मूवमेंट कहो वो कंटिन्यू रहा। तो देखो दिस वाज नॉट सेटिस्फाइड टू द नागा एंड एजिटेशन वायलेंस जो है इंक्रीज अक्रॉस द स्टेट फॉर डिमांड फॉर स्टेटूट टू द नागा। नागा के लिए स्टेटूट चाहिए। अब देखें इतना चल रहा था एजिटेशन, यहाँ इंसर्जेंसी, मिलिटेंट, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक एक्ट आया आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अभी भी है ASFPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में ये लाया गया, which was applicable to Naga Hills to maintain public order, पीस, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए उस जो डिस्टर्ब एरिया थी ये एक्ट लाया गया, ठीक। एंड प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस इंटरनल था, बाहरी लोग तो वार नहीं कर रहे थे, बाहर लोग तो अटैक नहीं कर रहे थे, अंदर कहीं था और डिस्टर्ब एरिया, तो ये एक्ट लाया गया। देखें पहले इसको मैं खत्म कर दूं, फिर से ये एक्ट पे आऊंगा, नहीं यही चल देता हूँ, फिर मैं वापस बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये एक्ट अभी भी है, कौन कौन सा स्टेट में है पता है, जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी है, उसके अलावा नागालैंड में अभी भी है, अरुणाचल में अभी भी है, असम में अभी भी है, मणिपुर में अभी भी है कुछ एरिया में, पूरे असम में नहीं, पूरे अरुणाचल में नहीं, पूरे मणिपुर में नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स में है, अभी भी है, नागा में और मिजोरम में भी है। उसके अलावा और देखें आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पंजाब में भी लगाया गया था 1983 में, 1983 में पंजाब में, एंड उसके बाद उसको खत्म 1997 में 1997 में AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट खत्म कर दिया गया था पंजाब में। जम्मू एंड कश्मीर 1990 से आज तक है, मणिपुर में अभी है ही आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये होता क्या है, वैसे एरिया जो डिस्टर्ब एरिया डेजिग्नेटेड हो, गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी डिस्टर्ब एरिया। डिस्टर्ब एरिया के लिए है कि उसका जो स्टेटस क्यू बोलते हैं, स्टेटस क्यू जो अभी की स्थिति बना हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो रखा है, या कह सकते हैं पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब है, या पीस डिस्टर्ब है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, इंसर्जेंसी है, विद्रोह है, ऐसा, तो वो कम से कम 3 महीने कंटिन्यूस मेंटेन हो तो ही माना जाएगा कि डिस्टर्ब एरिया है। अब गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि एरिया डिस्टर्ब एरिया, ऐसा नहीं कि एक दिन कहीं दंगा उंगा हुआ तो उसको डिस्टर्ब एरिया करके वहाँ ये एक्ट लगा दो, नहीं, 3 महीना कम से कम चाहिए। समझ में आ गया डिस्टर्ब एरिया। अब इसमें होता क्या है, क्या डिस्टर्ब एरिया ऐसा ऊपर से, उसके बाद से वैसा एरिया डिस्टर्ब एरिया जहाँ वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पुलिस वहाँ की जो लोकल पुलिस है वहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर पा रही है, अनरेस्ट को ख़त्म नहीं कर पा रही है। देन ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया जाता है कि ये एक्ट लगाए, उसके तहत वहाँ क्या होती है, कहते मिलिट्री को भेजा जाता है, मिलिट्री, तो उसमें मिलिट्री को स्पेशल पावर दी गई है कि अगर किसी सस्पेक्टेड हो तो सस्पेक्टेड को बिना वारंट का आप अरेस्ट कर सकते हो। सस्पेक्टेड है कहीं तो आप किसी के घर को सर्च कर सकते हो, किसी के गाड़ी को सर्च कर सकते हो, और सस्पेक्ट कहीं आपको अगर लग रहा है कुछ आर्म्स एक्टिविटियाँ चल रही है, कहीं कोई इन्वॉल्व है ऐसे आर्म्स, आप कर सकते हो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में कुछ ग्रुप इन्वॉल्व है, तो उनको उन पर क्या है कि आर्म फोर्सेस हमारा फायरिंग भी कर सकती है, ठीक है। तो और ये जो भी एक्शन लेती है इस एक्ट के जरिए लॉ एंड ऑर्डर पीस को मेंटेन करते हुए, या ऐसा लग रहा है कहीं बिल्डिंग में कोई काम ऐसा चल रहा है या बम बनाने का काम चल रहा हो, आर्म्स स्टोर किया जा रहा हो, कुछ लोगों को भड़काया जा रहा हो ऐसे, तो उस बिल्डिंग को चाहे तो आर्म फोर्सेस डायरेक्ट है जो पूरी को पूरी बर्न कर दे, पूरी की पूरी जला दे, पूरी को विध्वंस कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। कितने आदमी अंदर हैं वो लोग मर रहे हैं, और पार्टिकुलरली अगर इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में वो लोग, तो ऐसे केस में इतनी पावर है। कोई भी आर्मी एक्शन लेती है इस टाइम में तो वो उन पर लीगल इम्यूनिटी है, उन पर कोई जुडिशियल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये पावर ऐसे इससे दी गई थी, इतना पावर दिया गया था कि भाई लग गया तो भाई किसी के घर में घुस के छानबीन कर सकते हैं, थोड़ा सस्पेक्टेड है कि इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, अरेस्ट करो, अरेस्ट करने के बाद
हाँ, पुलिस में उनको अल्टीमेटली कोर्ट में पुलिस के हैंड ओवर करना है, तो टाइम पीरियड है कि उनको इतने दिन में हैंड ओवर करना है। वो नियम हो सकता है कुछ, लेकिन हैंड ओवर करना होता है। तो लेकिन शूट करने का चाहे तो ये ग्राउंड दे सकती है कि ऐसे इसमें इन्वॉल्व थे और कभी है जो कि एक बार भी देखा गया कि हाँ गन एमुनेशन आर्म्स के साथ ग्रुप के साथ देखा गया, तो हमने उनको शूट कर दिया, हमने उनको चेस किया या इनकाउंटर जिसको बोलते चेस किया, वो फाइनली रिटेलिएट भी किया, नहीं भी किया हो, हाथ में गन भी हो, तो भाई ये एरिया डिस्टर्ब है तो तुम बंदूक लेकर तुम कर क्या रहे हो यहाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो अल्टीमेटली ऐसे केस में तो ये हुआ। कितने लोग हुए ऐसे केस में? जम्मू कश्मीर में बहुत सारे केस आए कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं रहा, इंटरनल डिस्टर्बेंस में हम कभी मिलिटेंट रहे नहीं, हमारे परिवार के हमारे बेटे को मार दिया गया, ऐसे बदनाम कर दिया गया, अपने प्रमोशन के लिए अपना नाम के लिए ज़बरदस्ती किसी लोगों को जेल में पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, घर में हमारे कभी भी घुस जाते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं। देखिए सही है गलत है पता नहीं, लेकिन ये तो सही बात है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा, होता भी है, ऐसा नहीं है। मैं डायरेक्टली देखो आर्मी को ब्लेम नहीं करता हूँ, पर ये आपको ही पता है कि अगर 100 अच्छे हैं तो एक दो खराब निकल ही जाते हैं, तो एक दो किया भी होगा। इतनी पावर अगर दे रखी है तो एक दो लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया भी होगा। न्यूज़ यहाँ तक ह्यूमन राइट की ऐसे रिपोर्ट आती थी, ऐसे न्यूज आती थी कि बहुत सारे फीमेल बोलते थे कि हमें आर्मी हमारा रेप किया, तो मैटर पेपर में आया है, उन पर एक्शन भी लिया गया, ऐसे हुआ है। तो ये कभी कभी होता है कि हम कभी अच्छे करने के चक्कर में अगर ज़्यादा पावर देते हैं तो कुछ खराब लोग उसमें से निकल जाते हैं, उसका मिसयूज भी कर लेते हैं, ऐसा होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को आर्मी से काफ़ी नाराज़गी रही है वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, साथ में स्पेशली कश्मीर में, कि हमारे लिए अच्छे नहीं आए, हमारे शांति के लिए क्या, ये हम लोग को जो कभी कभी हम लोग को ही परेशान कर रहे हैं ज़बरदस्ती, बिना कोई रीजन का घर में घुस जाते हैं, चैन से हमें जीने नहीं देते, रात में उठा के लेके चले जाते हैं कि इंक्वायरी है, छाना है, जाँच पड़ताल कर रहे हैं, और हमारे आर्मी कहेगी इधर से, और क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा? तुम लोग वैसे हम परेशान हैं, भले तुम लोग सब लोग नहीं इन्वॉल्व, कुछ ही इन्वॉल्व है, हमारी ज़िंदगी खराब रखी हो। देखो हमेशा न्यूज में आता था कश्मीर में इतने मिलिटेंट मारे गए, इतने हैं जो हमारे जवान मारे गए, अक्सर कभी कैप्टन मारा गया, कभी मेजर मारे शहीद हो गए, ऐसा अक्सर न्यूज में अभी तक आते रहता है। 370 हटने के बाद भी कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंसर्जेंसी को हटाने के लिए 370 हटाया है, पर अभी क्या न्यूज नहीं आती? अभी भी है, कम है या ज़्यादा है वहाँ के लोग ही ज़्यादा बेटर बता सकती है हम और आपके कंपेयर में। तो ये है आर्म फोर्स स्पेशल पावर में एक्ट। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि नहीं ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्म फोर्स के मेंबर हैं वो लीगल उनको इम्यूनिटी है, फुल्ली लीगल इम्यूनिटी, कुछ भी एक्शन करे तो उन पर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होगा। अगर ये प्रूफ होता है कि उन्होंने जस्ट सस्पेक्टेड के आधार पर या अपने अथॉरिटी पावर को मिसयूज किया है तो उन पर लीगल एक्शन होगा। कानून ये नहीं कहता है कि भाई आपको है जो किसी को गोली मार दो, जब कोई इन्वॉल्व है उसमें, इस एक्टिविटी में सही में अगर इन्वॉल्व है उसने आपके साथ ऐसा वो भी आपके अटैक कर रहा है तो आप गोली मार दो। अगर इन्वॉल्व भी अगर है, अरेस्ट कर सकते तो आप अरेस्ट कर लो पहले उसको, ऐसे रोको, सबको मार देने से खत्म नहीं होगा। और ऐसे में मिसयूज भी हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कोई लीगल इम्यूनिटी उनको नहीं है। अगर अपने पावर को मिसयूज किया, उससे बियॉन्ड गया, ठीक है, और कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता उनके एक्शन को, तो उन पर लीगल एक्शन उन पर होगा, कोर्ट मार्शल हो या व्हाट एवर जो लॉ के अनुसार पनिशमेंट हो, क्योंकि फिर एक्सप्लेनेशन वही आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक कानून सबके लिए एक ही है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, उन पर भी वही कानून होगा जो और लोगों पर होता है। तो ऐसे ऐसे डिसीजन दिया गया। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को इतनी पावर पहले थी, पावर अभी भी है। तो यही है कि आप ही कोई ऑफिसर बन के जाते हैं, कभी कभी 100 में से 1-2 ऐसे निकल जाते हैं जो पूरे सिस्टम को बदनाम कर देते हैं खराब करके। तो ये अब देखें मणिपुर में भी ये है। तो वहाँ एक आई नो दैट एक फीमेल थी, लगभग 10 ईयर, मोर देन 10 ईयर से, उनका नाम था आयरोम आयरोम शर्मिला। लगभग मोर देन 10 ईयर्स से वो फास्ट की हुई थी, फास्ट। नाक में देखेंगे कि पाइप लगा था, ट्यूब जिसको बोलते हैं राइल्स ट्यूब, वो राइल्स ट्यूब के जरिए जो लिक्विड पीती होगी, लेकिन वो कोई अन्न का टुकड़ा नहीं ली उसने जो बोला। और 10 साल से, मोर देन 10 ईयर से फास्ट की हुई थी, फास्ट पर थी कि हमें
मणिपुर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यहां से हटा दिया जाए, इससे लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। इंसर्जेंसी रोकने का कारण, रोकने के बहाने कितने लोगों पर गलत इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इसके अगेंस्ट हमें नहीं चाहिए, वो उतनी डिमांड करती रहेगी, उतनी डिमांड करती रहेगी, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट नहीं हटा पाई। क्योंकि अगर कभी बीजेपी आई या कांग्रेस आई, उसको पता है कि हटा दूंगा तो वहां का सिचुएशन और खराब हो जाएगा, उससे भी बदतर हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर वहां तुरंत लोग कैसे कैसे हैं कैसे करने लगेंगे और लोग ज्यादा मरने लग जाएंगे। इस कारण से किसी की गवर्नमेंट चेंज हुई, बदलती रही, आती गई, लेकिन कोई हटा नहीं पाया। ये एक्ट होने के बावजूद भी मणिपुर का आज क्या कंडीशन हुआ, कुकी मैथी का देखते हैं ना, कितना वार, कितना जो आपस में देखते कॉमनल वार, एक तरह से कॉमनल वार ही, कॉमनल कन्फ्लिक्ट इथनिक नहीं कर सकते, कॉमनल। कुकी मैथी कहीं ना कहीं एक बिलोंग करते हैं, मैथी बिलोंग करते हैं हिंदू कम्युनिटी से, एंड कुकी बिलोंग करते हैं क्रिश्चियनिटी से। कहीं ना कहीं वो लड़ाई है वहाँ। पूरा कंडीशन क्या, कितने लोग मारे गए, कितने लोग फीमेल को जलाया गया, नंगे दौड़ाया गया, क्या क्या न्यूज में आया, कितनी सिचुएशन खराब रही। जबकि ये होने के बावजूद भी तो वो आयरन शर्मिला का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो उतने दिन प्रोटेस्ट की, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा था कि वो इलेक्शन वहाँ कंटेस्ट इलेक्शन में जब पार्टिसिपेट की मणिपुर में, आई थिंक लोकसभा के इलेक्शन में, बेचारी साइकिल से, मैं देखता था न्यूज पेपर में ही देखता था, साइकिल से वो जो साइकिल गांव में जो साइकिल चलाई जाती है, रेंजर साइकिल की बात नहीं कर रहा, जो हैंडल स्ट्रेट वाली साइकिल नहीं है, जो कर्व वाली जो गांव में साइकिल चलती है, उस साइकिल में बैठ के बेचारी वो प्रचार करती थी, चुनाव प्रचार में। उतने दिन मणिपुर के लिए उसने उतनी स्ट्रगल की। पता है मान ली कितना वोट उसको मिला, गेस करो। क्या वो अगर हारी या जीती, अगर एक पल के लिए बोलो कि हारेगी, हारी होगी, अगर क्या वो फर्स्ट उसका फर्स्ट पोजीशन था लूजर में, मतलब लूजर नहीं हारने वाले में, या सेकंड था, थर्ड। बेचारी को मात्र कुछ चंद वोट, कुछ हजार वोट मिले, हजार क्या, आई थिंक लेस देन मतलब 1000 2000 के आसपास वोट मिले, बस इतना ही, सिर्फ इतना ही। सोचो, जिसने मणिपुर के लिए उतना कंट्रीब्यूशन किया, उतने दिन फास्ट रखी वहां के लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने उसको क्या वोट दिया। क्या है कंट्री, क्या है, कैसे हैं लोग, ये भी नहीं लगा कि ये इसके लिए किए, तो अगर ये ऐसे नेता बने तो ये और के कंपेयर में कितनी बेटर रहेगी, कितना बेटर करेगी, लेकिन कुछ नहीं। तो सोसाइटी में अपना इंडियन सोसाइटी सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात नहीं है, वेरी वेरी गो, बहुत डिफिकल्ट है एक अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में जाकर जीत पाना, अच्छे लोग, ऑनेस्ट लोग और कम पैसे वाले लोग। तो ऐसा कंडीशन अभी है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ये बताया। टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरी वन। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले भी बताया है, तो एक साथ नहीं होगी, Dr.Vikas_IAS, तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहां ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे।
तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी। कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं। ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं। पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @dr_vikas_ias, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो और फेम रहेंगे। उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचो मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैं फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, जो फी मांग रहा हूं, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप और नहीं सिर्फ बाप और माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। उनके नरिशमेंट के लिए और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी। वीडियो से नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है। ये योबिस, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। अब अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी 20 बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये। और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा। पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है।
तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी तो बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।